दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री को कवर कर चुके हैं। तो अगला जो टॉपिक है दोस्तों यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग वो हमारा है ग्रीन रिवोल्यूशन एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन। तो इस टॉपिक को हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पे देखो मेंशन है ग्रीन रिवोल्यूशन। तो हम लोग देखेंगे ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में कैसे आई और इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे ग्रीन रिवोल्यूशन आने के बाद यहाँ की जो सोसाइटी है और सोसाइटी के जो इकोनॉमिक स्टेटस है उनमें क्या क्या चेंजेस आए। तो सोशियो इकोनॉमिक मतलब यहाँ पे सोसाइटी और सोसाइटी में जो इकोनॉमिक्स हैं यानी कि उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसमें क्या क्या चेंजेस आए, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। दोनों ही सोशियो इकोनॉमिक में आप देखोगे तो पॉजिटिव भी चेंजेज आए और नेगेटिव भी चेंजेज आए, तो दोनों को यहाँ पे कवर करेंगे। और साथ साथ यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन के आने से इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन भी आए, इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन आए। ये जनरल यहाँ पे नेगेटिव इन्वायरमेंट पे नेगेटिव यहाँ पे इम्प्लीकेशन आए, उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में ग्रीन रिवोल्यूशन के जो इम्प्लीकेशन है उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो ग्रीन रिवोल्यूशन से पहले इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स आए थे। अब देखो लैंड रिफॉर्म तो 1950 से 1960 के बीच में आप बोल सकते हो लैंड रिफॉर्म्स आए गए। उसमें जनरली 3 मेजर लैंड रिफॉर्म्स थे। पहला तो जमींदारी सिस्टम को हटाना, इसके काफ़ी पॉजिटिव इम्पेक्ट आया। दूसरा था दोस्तों यहाँ पे कि जो लैंड सीलिंग एक्ट लाना और फिर यहाँ पे टेनेंट की जो कल्टीवेशन थी उसको यहाँ पे रेगुलेट करना। तो जमींदारी सिस्टम से तो काफ़ी पॉजिटिव इम्प्लीकेशन देखने को मिली, लेकिन टेनेंट्स और जो लैंड सीलिंग एक्ट था इसका इम्प्लीकेशन यानी कि इसका ज़्यादा यहाँ पे इफेक्ट नहीं हुआ रूरल सोसाइटी पे, क्योंकि जो वहाँ पे लैंडलॉर्ड थे उन्होंने एमएलए को ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, पॉलिसी मेकर को इन्फ्लुएंस किया और साथ साथ कोर्ट में वो चले गए। और कोर्ट में जाने से स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी उसको इम्प्लीमेंट करने में डिले कर दिया और उसी बीच उनके पास जो सरप्लस लैंड थी उसको रिश्तेदारों में बांट दिया और गरीबों में यहाँ पे जो लैंड को बांटने से रोक दिया। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे रूरल सोसाइटी में देखने को नहीं मिली लैंड रिफॉर्म से। लेकिन दोस्तों वहाँ पे लैंड रिफॉर्म से बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने नहीं मिली और रूरल सोसाइटी में पॉवर्टी बहुत ही ज़्यादा था आप बोल सकते हो, और फूड की स्कार्सिटी हो रही थी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने नए तरीके अपनाए प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। और नए तरीके में आप देखोगे कि वो 1960 से 1970 के बीच में नए तरीके अपनाए। तो यहाँ पे नए तरीके अपनाने का और भी रीज़न था। एक तो था कि अपनी फ्रूट की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, उसके साथ साथ आप देखोगे तो 1960 के बाद यहाँ पे देखोगे 2 कंजिक्यूटिव ड्रॉट आ गए थे इंडिया में। और उसके साथ साथ 1962 में वार हो गया, 1965 में भी वार हो गया। तो इन 1965 में वार के चलते जो अमेरिका उस समय पाकिस्तान को सपोर्ट करती थी और इसलिए हम अमेरिका से फूड की इंपोर्ट करते थे और उस समय अमेरिका ने मना कर दिया इंडिया को फूड देने के लिए। तो यहाँ पे फूड की क्राइसिस हो गई इंडिया में, पॉपुलेशन हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, हमारे यहाँ पे ड्रॉट आ गया था, वार भी था, प्रोडक्टिविटी उतनी थी नहीं, लैंड रिफॉर्म का ज़्यादा इन्फ्लुएंस था नहीं। इसकी वजह से इंडिया में फूड की स्कार्सिटी हो गई, यहाँ पे और ज़्यादा पॉवर्टी बढ़ने लगी। तो गवर्नमेंट ने अलग ही तरीका अपनाया यहाँ की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे पास तो बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड थे। अमेरिका, चाइना या अदर कंट्रीज से ज़्यादा फर्टाइल लैंड इंडिया में है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो वीट्स की हाई यील्डिंग वैरायटी थी, वीट्स की हाई यील्डिंग वैरायटी मैक्सिको से इंडिया में लाया गया और राइस की हाई यील्डिंग वैरायटी जो फिलीपींस थे वहाँ से इंडिया में लाया गया। और इंडिया में लाने के बाद यहाँ पे जो एश्योर्ड इरिगेशन जहाँ फैसिलिटी थी वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया और उसके साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन करने के साथ साथ यहाँ आप देखोगे केमिकल फर्टिलाइज़र की यूज किया गया और उससे फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसी को बोलते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। तो ग्रीन रिवोल्यूशन के दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही यहाँ पे चेंजेज आए सोसाइटी पे, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या है ग्रीन रिवोल्यूशन का, या इसमें मेन जो पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रीन रिवोल्यूशन गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम था, गवर्नमेंट की प्रोग्राम थी।
ये सेल्फ फार्मर ने ऐसा कुछ नहीं किया था, गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प की थी। और इनकी फंडिंग जो आई थी लार्जली इंटरनेशनल एजेंसी के द्वारा आई थी और हाई यील्डिंग वैरायटी का यूज़ किया गया था, पेस्टिसाइड का यूज़ किया गया था, फर्टिलाइज़र का यूज़ किया गया था, अदर जो मॉडर्न जो एग्रीकल्चर इनपुट हैं उसका यूज़ किया गया था। इसके यूज करने के साथ साथ जहाँ पे क्योंकि ये सारे हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं, फर्टिलाइज़र हैं, इसको यूज करने के लिए जो प्री कंडीशन है वो हमारे सॉइल में सफिशिएंट मॉइस्चर होनी चाहिए हमेशा। यदि सॉइल में मॉइस्चर नहीं रहती है, आप केमिकल फर्टिलाइज़र की यूज करोगे तो वहाँ पे क्या होंगे, क्रॉप वहाँ पे सूख जाएगा। तो इसीलिए प्री कंडीशन जो थी कि वहाँ पे सॉइल में मॉइस्चर होनी चाहिए। तो जहाँ जहाँ पे एस्योर्ड इरिगेशन की सुविधा थी वहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया। जैसे आप देखोगे आज की डेट में पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, कोस्टल आंध्र प्रदेश, पार्ट ऑफ तमिलनाडु, यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया। देखोगे दोस्तों ग्रीन रिवोल्यूशन का मेजर पॉइंट यहाँ पे। अब देख लेते हैं इनका इम्प्लीकेशन क्या हुआ। तो इम्प्लीकेशन में आप देखोगे तो दो इम्प्लीकेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन और दूसरा हमारा है इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन। देखो सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन में एक बार हम लोग देखते हैं, पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस करेंगे, फिर उसको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला इम्प्लीकेशन है हायर प्रोडक्टिविटी हो गया, फिर इंक्रीज हमारा इनइक्वालिटी, जो रूरल सोसाइटी है उसमें इनइक्वालिटी इंक्रीज हो गया, फिर टेनेंट की कल्टीवेशन में कल्टीवेटर डिस्प्लेसमेंट देखने को मिले। और इसके साथ साथ आप देखोगे तो रूरल अर्बन माइग्रेशन थी उसमें ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गए, डिस्प्लेसमेंट देखने को मिली। फिर जो रूरल वर्कर थे उसकी इकोनॉमिक कंडीशन हमारा और ज़्यादा बिगड़ गया। एग्रीकल्चर में कॉमर्शियलाइजेशन देखने को मिली और डिपेंडेंसी मार्केट पे ज़्यादा बढ़ गया। रीजनल इनइक्वालिटी और ज़्यादा बढ़ गई। और फिर इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन, ये सारे हमारा इफेक्ट हुए। इसको हम लोग एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। तो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ को यूज़ करने से, एस्योर्ड इरिगेशन यूज करने से, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज करने से प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने से हमारे जो रूरल की जो इकोनॉमी थी वो हमारे स्ट्रॉन्ग हुई। और साथ साथ यहाँ पे जो एग्रीकल्चर का जो शेयर था जीडीपी में उस समय 1960 से 1970 के बीच में, उस समय शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और साथ साथ हम फूड की सेल्फ सफिशिएंसी हासिल किए, फूड ग्रेन्स में हम सेल्फ सफिशिएंसी हासिल कर दिए और हमें राइस और वीट के लिए इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो एक ही डिकेड में काफ़ी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और इकोनॉमी भी हमारी स्ट्रांग हुई एग्रीकल्चर से बढ़ने से। ये हमारा पहला इम्पैक्ट हुआ। दूसरा इम्पैक्ट दोस्तों यहाँ पे इनइक्वालिटी जो रूरल सोसाइटी में थी वो हमारे इंक्रीज हो गई। अब देखो रूरल सोसाइटी में कौन कौन आएंगे। रूरल सोसाइटी में यहाँ पे बड़े फार्मर भी आएंगे, स्मॉल फार्मर भी आएंगे और मार्जिनल फार्मर भी आएंगे। ठीक है, तो इन आप सोसाइटीज़ हैं इनमें इनइक्वालिटी हमारी और बढ़ गई। पहले देखो ग्रीन रिवोल्यूशन से पहले क्या होता था, लैंडलॉर्ड होते थे और फार्मर होते थे। तो इनके बीच में जो गैपिंग था वो और ज़्यादा बढ़ गई ग्रीन रिवोल्यूशन लाने के बाद। वो कैसे, देखो क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन में हाई इनपुट कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती थी। हाई इनपुट कॉस्ट में हाइब्रिड सीड्स को परचेज करना पड़ता था, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज करना पड़ता था और साथ साथ पेस्टिसाइड्स का यूज करना पड़ता था। इरिगेशन की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और साथ साथ यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों जो होनी चाहिए वो हमारे जो बिग फार्मर्स थे और जो हमारे मीडियम टाइप के जो फार्मर थे वही अफोर्ड कर पाए। जो स्मॉल फार्मर थे, मार्जिनल फार्मर थे, वो इतनी ज़्यादा जो हाई यील्डिंग वैरायटी की जो सीड्स थी, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, नॉलेज और एस्योर्ड इरिगेशन को एफर्ट नहीं कर पाए। तो जो एफर्ट कर पाए वो क्या किए, उसका बेनिफिट ले पाए ग्रीन रिवोल्यूशन में। और बेनिफिट लेने से क्या हुआ कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और मार्केट में वो सेल कर पाए। तो मार्केट में जो भी सामान बेचा, मान लो गुड प्रोडक्शन करके बेचे, वो और ज़्यादा अमीर हो गए। और जो एफर्ट नहीं कर पाए उनकी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी नहीं, वो स्टैग्नेंट हो गए या उससे भी कम हो गई। तो वो क्या हो गए, और ज़्यादा गरीब हो गए। तो यहाँ पे जो इनइक्वालिटी थी यानी कि गरीबी और अमीरी के बीच का जो गैप था वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। रिच फार्मर और ज़्यादा रिचर हो गए और जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर थे वो और ज़्यादा यहाँ पे गरीब हो गए। तो हमारे इनइक्वालिटी यहाँ पे बढ़ गई। इसके अलावा दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे कि
ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे बिग जो फार्मर थे वो लार्ज, उनके पास फार्म होल्डिंग कैपेसिटी थी, तो लार्ज थी, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो सरप्लस उनके पास हमारा फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन हो गया। सरप्लस हो गया तो कुछ अपना फैमिली के कंजप्शन के लिए यूज़ किए और बाकी वहाँ पे मार्केट में सेल कर गए। लेकिन जो स्मॉल छोटे छोटे जो लैंड्स थी जिनकी, उनका तो प्रोडक्टिविटी बढ़ा नहीं, तो मार्केट को वो कुछ बेच भी नहीं पाए, तो जीवन यापन के लिए यहाँ पे काम किया, यानी सब्सिडेंस यहाँ पे फार्मिंग हो गई। उसके चलते भी यहाँ पे जो इनइक्वालिटी थी वो हमारा इंक्रीज कर गया। दूसरा दोस्तों यहाँ पे इम्पैक्ट आया कि टेनेंट की जो कल्टीवेटर थी उनका डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला। अब देखो ग्रीन रिवोल्यूशन से पहले क्या होती थी कि बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड होते थे, उनके पास मान लो 200 एकड़ की 500 एकड़ की ज़मीन हुआ करती थी, और अपनी ज़मीन में जैसे ट्रेडिशनल टूल यूज करते थे, तो अपनी ज़मीन को पूरी कल्टीवेट नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पास उतनी एनर्जी नहीं होती थी, या बोल सकते उतनी मेथड नहीं होती थी कि सारी ज़मीन को वो एक कल्टीवेट कर पाए। तो इसके लिए क्या करते थे, जो छोटे छोटे जो फार्मर होते थे, तो बड़े फार्मर से जो लैंड होते थे उसको लीज पे लेते थे, लीज पे लेते थे, और इनके बीच में होती थी कि मान लो जितनी प्रोडक्टिविटी होगी उसका 50% आपको दे दूंगा या 30% दे दूंगा। तो ऐसा कुछ होती थी। लैंडलॉर्ड से क्या करते थे, स्मॉल जो फार्मर होते थे वो लीज पे लेते थे और स्मॉल फार्मर यहाँ पे कल्टीवेशन करते थे। लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन आने के बाद क्या हुआ, जो लैंडलॉर्ड्स थे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, ट्रैक्टर आ गए, केमिकल फर्टिलाइजर यूज होने लगा, तो बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक यहाँ पे मॉडर्न टेक्निक यूज हो गए। तो लैंडलॉर्ड क्या किए कि जो वो रेंट पे देते थे दूसरे को, स्मॉल फार्मर को, वो रेंट पे देना बंद कर दिया यहाँ पे, और खुद से एग्रीकल्चर करने लगे क्योंकि मॉडर्न टेक्निक आ गई। खुद से एग्रीकल्चर करने से क्या हुआ कि जो टेनेंट्स थे, जो स्मॉल फार्मर थे, जो पहले लीज पे दूसरे, उसके पास अपना खेत नहीं हुआ करता था, लैंडलॉर्ड से जो लीज पे लेते थे वो लीज पे नहीं मिलने लगा, और फिर लीज पे नहीं मिलेगा तो क्या होगी, टेनेंट जो कल्टीवेटर्स थे वो हमारा एक लेबर की तरह काम करने लगे। वो उनका अपने लिए खेती नहीं करते थे, वो सिर्फ दैनिक मजदूरी के लिए खेती करते थे, यानी कि उनका डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला। तो लैंडलॉर्ड अपना खुद से खेती करने लगे, सिर्फ लेबर हायर करते थे, और वो लीज पे देना बंद कर दिए अपना जो लैंड्स था। उसके चलते जो टेनेंट थे, छोटे कल्टीवेटर थे, उसका डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला। तो हमारी एक दूसरी नेगेटिव यहाँ पे इम्प्लीकेशन देखने को मिली। इसके अलावा देखो दोस्तों, रूरल अर्बन जो माइग्रेशन थी उसमें भी डिस्प्लेसमेंट देखने को मिले। अभी देखो टेनेंट्स जो थे वो कल्टीवेट करते थे पहले लीज लेके लैंड को, अब देखो टेनेंट्स का डिस्प्लेसमेंट, यानी उनको लैंड जब नहीं मिलेगा तो उनको काम चाहिए, तो या तो उसी गांव में काम करेंगे, या हो सकता है कि पंजाब हरियाणा साइड बहुत ज़्यादा लेबर की डिमांड है, वहाँ पे मान लो वेज भी थोड़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे जाके काम करेंगे। तो वहाँ पे माइग्रेशन ज़्यादा देखने को मिली, यानी कि जो रूरल के जो पीपल थे वो कहीं दूसरी जगह जाके माइग्रेट करने लगे, और साथ साथ रूरल में आप देखोगे कि जो पीपल थे वो अर्बन में भी माइग्रेट करने लगे क्योंकि उनके पास उतनी ज़्यादा काम बची नहीं, मॉडर्न टेक्निक यूज करने लगे। और साथ साथ अर्बन से भी रूरल में आने लगे क्योंकि अर्बन एरिया में मान लो उस समय ट्रैक्टर वगैरह थे, थ्रेसर वगैरह थे, जो वहाँ पे अर्बन एरिया में जो हायर किए हुए थे, तो वो रूरल एरिया में आके यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करने लगे। तो यहाँ पे रूरल अर्बन जो माइग्रेशन थी उसमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद। तो देखते हैं दोस्तों अगला यहाँ पे इम्प्लीकेशन। अब देखो जो रूरल वर्कर थे उसकी इकोनॉमिक कंडीशन थी वो और ज़्यादा ख़राब हो गई। अब कैसे ख़राब हुई, देखो लेबर का डिमांड तो बढ़ा वहाँ पे, और जो रूरल वर्कर थे उस वहाँ पे रूरल वर्कर थे तो वहाँ पे डिमांड बढ़ने के साथ साथ वहाँ पे देखोगे कि जो क्रॉपिंग की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, लेकिन वहाँ पे रूरल वर्कर की वेज को, उसकी जो सैलरी को, उसको हाइक नहीं किया गया, उसको बढ़ाया नहीं गया। ठीक है, तो पहली बात थी कि जो रूरल वर्कर की जो सैलरीज थी उसको बढ़ाया नहीं गया, और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, और उसके साथ साथ जो पेमेंट थी वो फूड ग्रेन्स में न करके वहाँ पे कैश में करने लगे। ठीक है, तो पहली बात वेज तो हाइक हुआ नहीं और कैश में पेमेंट होने लगी, और फूड ग्रेन्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ने से जो वहाँ पे इन्फ्लेशन था, इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ने की वजह से वेज भी हाइक नहीं किया गया, और साथ साथ यहाँ पे पेमेंट कैश में देने लगा। इन सारे कंडीशन से अब देखो कैश में पेमेंट होगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी, तो क्या होंगे उतनी चीज़ें मिलेंगी नहीं, तो क्या होंगे रूरल वर्कर की जो पहले से जो कंडीशन थी उससे और यहाँ पर डाउन हो गई। तो इकोनॉमिक कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई रूरल वर्कर की। दोस्तों इसके अलावा आप देखोगे जो इम्प्लीकेशन आए वो
एग्रीकल्चर की कॉमर्शियलाइजेशन करने लगे। अब देखो, सेकेंड फेज जब ग्रीन रिवोल्यूशन का कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया, जहाँ पे ड्राई एरिया थी, ठीक है, ड्राई एरिया में वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया और वहाँ पे इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। और वहाँ पे दोस्तों पहले जो ट्रेडिशनल जैसे ज्वार बाजरा की खेती करते थे उसको हटा के वहाँ पे कॉमर्शियल लेवल की यानी सिंगल क्रॉप वहाँ पे उगाने लगे, मोनोक्रॉपिंग होने लगी। ठीक है, मोनोक्रॉपिंग में कॉमर्शियल लेवल की क्रॉप उगाने लगे। जैसे मान लो जहाँ पे ब्लैक सॉइल था वहाँ पे उगाने लगे कॉटन की कल्टीवेशन, तो सिंगल क्रॉप कॉटन की कल्टीवेशन उगाने लगे। और कॉटन की कल्टीवेशन आप देखोगे तो जनरली क्या है कि मार्केट पे डिपेंडेंट है, यानी मार्केट में डिमांड है तो आपको अच्छी प्राइस मिलेगी, मार्केट में डिमांड नहीं है तो अच्छे से प्राइस नहीं मिलेगी। तो मार्केट की जो डिपेंडेंसी थी वो हमारी बढ़ गई और फ्रूट ग्रेन्स को वहाँ पे हटा के जो मार्केट की जो डिमांड थी वो वाले क्रॉप को उगाने लगे और मोनोकल्चर का यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया। अब देखो इनके चलते क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी। आप मार्केट पे डिपेंडेंट रहोगे तो हो सकता है मार्केट का भी डाउन हो जाए, तो आपको क्या होंगे, क्रॉप की अच्छी वैल्यूज नहीं मिलेगी। इसी साथ आप देखोगे यदि आपको क्रॉप का फेलियर हो गया तो एक मोनोक्रॉप उगा रहे हो, साल भर में एक ही क्रॉप उगा रहे हो और वो भी क्रॉप आपका उगे नहीं, यानी कि फेलियर हो गया, आपकी अच्छी पैदावार हुई नहीं हुई, क्या होंगे, पूरे साल आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा घाटे देखने को मिलेगा। तो हमारी क्या है, किसान को बहुत ज़्यादा घाटे देखने को मिले यदि क्रॉप फेलियर हो जाता था तो। और मार्केट पे डिपेंडेंट यहाँ पे हो गए किसान लोग कि मार्केट जब ज़्यादा प्राइस होगी तो हमें पैसे मिलेंगे, कम होंगी तो कम पैसे मिलेंगे। इसके साथ साथ मोनोक्रॉपिंग की जो पैटर्न यहाँ पे चालू हुई उसके चलते जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स थे वो हमारी और ज़्यादा डिप्लीट हो गए। तो यहाँ पे आप देखोगे कॉमर्शियलाइजेशन होने के चलते, डिपेंडेंसी मार्केट में होने के चलते जो फार्मर की जो डिपेंडेंसी थी और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गई दूसरे पे, तो हमारे नेगेटिव यहाँ पे इम्प्लीकेशन देखने को मिला। इसके अलावा दोस्तों इंक्रीज रीजनल इनइक्वालिटी हो गई। अब देखो रीजनल इनइक्वालिटी कैसे बढ़ी, अभी तो रूरल जो सोसाइटी थी उसमें इनइक्वालिटी बढ़ी थी, लेकिन रीजनल लेवल पे इनइक्वालिटी बढ़ गई। अब देखो जहाँ जहाँ पे एस्योर्ड इरिगेशन थी वहाँ पे हम लोग क्या किए थे, ग्रीन रिवोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया था। जैसे पंजाब हरियाणा में इम्प्लीमेंट किया गया, वेस्टर्न यूपी में इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन ईस्टर्न यूपी में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया क्योंकि वहाँ पे एस्योर्ड इरिगेशन नहीं थी। तो वेस्टर्न यूपी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, पंजाब हरियाणा बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए क्योंकि वहाँ के जो फार्मर थे वो ग्रीन रिवोल्यूशन का यूज़ करके अच्छे से प्रोडक्टिविटी किए और वहाँ पे खुशहाली आई जो बड़े फार्मर थे उनमें। तो जो रीजन थी जहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया था वो ज़्यादा डेवलप हो गए, जहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था वो डेवलप नहीं हुए, स्टेगनेंट हो गए और पुअर हो गए। तो यहाँ पे जो रीजनल थे यानी कि वेस्टर्न यूपी ज़्यादा डेवलप हो गए, ईस्टर्न यूपी बिहार वेस्ट बंगाल यहाँ पे कम डेवलप हो गए। तो रीजनल इनइक्वालिटी यहाँ पे बढ़ गई इंडिया में। वैसे देखोगे तो तमिलनाडु की कोस्ट वाले एरिया ज़्यादा यहाँ पे डेवलप हो गए, अदर जो पार्ट थे जहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन नहीं था वहाँ पे अंडर डेवलप हो गया। तो रीजनल जो इनइक्वालिटी थी वो भी हमारे इंक्रीज हो गई ग्रीन रिवोल्यूशन को बढ़ने से। दोस्तों इसके अलावा आप देखोगे तो इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन अब आते हैं। अभी हम लोग सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन देखे थे, अब हम लोग यहाँ पे इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन देखने को मिलते हैं, यानी इन्वायरमेंट पर क्या क्या लॉसेस हुए। तो दोस्तों सबसे पहले तो ट्रेडिशनल की जो वैरायटीज़ थी जो सीड्स की, तो हमारे पास सेंचुरीज से ज़्यादा हम लोग एग्रीकल्चर करते थे, वहाँ के जो फार्मर थे तो बहुत सारे वैरायटीज़ जो थी ट्रेडिशनल इंडिजीनियस जो वैरायटीज़ थी वो हाइब्रिड सीड आने से उसका रिलेवेंस को लॉस्ट हो गया और ट्रेडिशनल वैरायटी जो सीड्स थी वो हमारे धीमे धीमे करके ख़त्म हो गया। तो हमारी क्या बोल सकते हो बायोडाइवर्सिटी हमारी लॉस हो गई। हमारे पास बहुत सारे जो वैरायटीज़ थी सीड्स की वीड्स की, उसके चलते हाइब्रिड सीड के आने के चलते पुरानी जो वैरायटीज़ थी वो हमारी यहाँ पे लॉस्ट हो गई। तो हमारा पहला इन्वायरमेंट इम्पैक्ट हुआ कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो गया। दोस्तों केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से वहाँ की जो वाटर बॉडीज़ थी नियर बाय वो हमारे पोल्यूटेड होने लगी और सॉइल की फर्टिलिटी भी हमारी कम हो गई क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो हमारे किल हो जाते हैं, ह्यूमस का कंटेंट यहाँ पे कम हो जाता है, उसके चलते सॉइल हमारा इनफर्टाइल होने लगा। और जहाँ पे इरीगेशन एक्सेस इरीगेशन करने से सबसे पहले वाटर लॉगिंग वहाँ पर होने लगी और सलाइन और अल्कलाइन की प्रॉब्लम होने लगी सॉइल में। साथ साथ ग्रीन रिवोल्यूशन के चलते हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है क्रॉप में, तो जो पानी की ज़रूरत पड़ती है वो फुलफिल होने लगी ग्राउंड वाटर से, और ग्राउंड वाटर से फुलफिल होने लगी तो ग्राउंड वाटर डिप्लीट होने लगा। इसीलिए आप देखोगे पंजाब हरियाणा वेस्टर्न जो इंडिया है, इसके अलावा तमिलनाडु पे जहाँ पे देखोगे यहाँ पे ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटीज़ के लिए ग्राउंड वाटर का यूज करने लगे। तो यहाँ पे आप देखो ग्रीन रिवोल्यूशन चलते जो
जो पानी चाहिए इरिगेशन के लिए उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई, ग्राउंड वाटर भी डिप्लीट करने लगा। और इसके अलावा दोस्तों ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट थी सॉइल में वो भी हमारे किल हो गई। तो बहुत सारे इकोलॉजिकल नेगेटिव इम्प्लीकेशन देखने को मिले। एक बार और देख लेते हैं क्या क्या नेगेटिव इम्प्लीकेशन देखने को मिले। जो ट्रेडिशनल वैरायटी जो सीड्स थी हमारी वो हमारी लॉस्ट हो गई, उससे बायोडाइवर्सिटी की लॉस भी हुई और वाटर की पोल्यूशन देखने को मिली। केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से सॉइल हमारा इनफर्टाइल होने लगा, ग्राउंड वाटर डिप्लीट होने लगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में थे वो भी हमारे किल हो गए। इसके अलावा कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि जो ट्रेडिशनल वैरायटी अब जो सीड थी हमारा ज़्यादा न्यूट्रियस थी, यानी कि हाइब्रिड सीड में आप न्यूट्रिशन आप देखोगे उससे बेटर आपका न्यूट्रिशन आपको ट्रेडिशनल सीड्स में देखने को मिलेंगे। इसीलिए इंडिया में अभी भी यहाँ आपको देख सकते हो फूड सिक्योरिटी तो है, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिड जो सीड हैं उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू उतनी अच्छी नहीं है जितनी हमारी पुरानी सीड्स की वैरायटी में थी। तो सारे इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिले ग्रीन रिवोल्यूशन का। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में जो आज हम लोग डिस्कस किए आपको कुछ यहाँ पे नया सीखने को मिला होगा और आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।